Hello all. This question 12 number says a man has fallen into a ditch of width d. Okay. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मैन गलती से इस कुएं जैसी जगह में गिर गया है जिसकी विड्थ हमें डी दी हुई है और दो इसके दोस्त इस पुली और इस रस्सी की मदद से इसे ऊपर पुल कर रहे हैं. ठीक है. शो दैट द फोर्स एज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स. देखिए दोनों अलग अलग फोर्स लगाएंगे ना तो इसका जो ऊपर आने का प्रोसेस है ना वो बहुत अनबैलेंस्ड हो जाएगा. कभी ये रस्सी ऊपर जाएगी, कभी ये रस्सी ऊपर जाएगी. इसलिए दोनों फोर्स को इक्वल तो होना ही चाहिए. ओके. तो फोर्स एज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप. एंड सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स व्हेन मैन इज एट अ डेप्थ एच. ओके. तो देखिए ये तो इसका डायग्राम है. मैं इसका एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको. तो मैं ऐसे मान लूँगा कि चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. देखिए यहाँ पे हम ये समझेंगे कि भाई ये हाँ तो यहाँ पे बैठा हुआ है जो आदमी नीचे गिर गया था. ओके. थोड़ा ऐसे ऐसे यूज करते हैं और ये दोनों ऐसे F4 से लेफ्ट मैन पुल कर रहा है, लेफ्ट फ्रेंड पुल कर रहा है और इतने ही फोर्स F से राइट फ्रेंड भी पुल कर रहा है. अब जब आप किसी रस्सी को किसी फोर्स से खींचते हैं तो रस्सी भी आपको उसी फोर्स से खींचती है और वही फोर्स फिर रस्सी में टेंशन बन जाता है. तो ये जो रस्सी है अगर रस्सी को हम लाइट स्ट्रिंग मान लें तो रस्सी में टेंशन F ही हो जाएगा और यही F फोर्स के टेंशन से राइट रस्सी मैन को ऊपर पुल करेगी और लेफ्ट रस्सी भी मैन को ऊपर पुल करेगी. ओके. तो ये लग रहे हैं दो टेंशन फोर्सेस F जो मैन गिर गया था इस पर. और इस मैन पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा तो यहाँ पे इसका अपना वेट लग रहा होगा जिसको मैं W एज्यूम कर देता हूँ. ओके. अच्छा देखिए जो विड्थ थी डिच की वो D थी. ओके. और किसी मोमेंट पर जिस मोमेंट पे कहा गया है उस समय मैन की हाइट h है, मतलब मैन की जो डेप्थ है मैन डेप्थ h पर है और डिच की जो विड्थ है वो d है तो ये उसका आधा है विड्थ का. तो ये डिस्टेंस d/2 है. ओके. अब चलिए हम इस रस्सी के वर्टिकल से एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं. तो आप देखेंगे ये जो दो टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं इनको अगर हम ब्रेक करें तो इनके दो कंपोनेंट आएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में और दो कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे लेकिन इनके वर्टिकल कंपोनेंट होंगे F cos थीटा और दो होंगे F cos थीटा. तो हम देख सकते हैं कि अगर ये मैन धीरे धीरे भाई हम किसी को पुल करते हैं तो बहुत एक्सेलरेट नहीं करते तो मैन को ऊपर धीरे धीरे लाया जाएगा ताकि उसे चोट भी ना लगे तो हम उसे स्लो ही पुल करेंगे. ओके. तो अगर स्लोली पुल कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं मैन धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है. और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो मैन इक्विलिब्रियम में है. तो जो अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं दो F cos थीटा ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे W के बराबर. तो यहाँ से आप कह सकते हैं F की वैल्यू आ जाती है W/2 cos थीटा. अब देखिए इन्होंने पहले क्वेश्चन में कहा है शो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड इंक्रीज करता है जैसे जैसे मैन ऊपर आता है. तो देखिए जैसे जैसे मैन ऊपर आएगा, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद मैन ऊपर आ गया तो जब मैन ऊपर आएगा इस हाइट पे आएगा तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि भाई मैन का जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा. देखिए आपको नहीं लग रहा है ये एंगल छोटा था और ये एंगल बड़ा हो जाएगा. अब ये एंगल मोर देन थीटा होगा. हाँ ये एंगल मोर देन थीटा होगा. थीटा डैश विल बी मोर देन थीटा. तो ऐसे में अगर ये थीटा इमेजिन करिए बड़ा हो रहा है, थीटा बड़ा हो रहा है तो अगर थीटा बड़ा हो रहा है तो कॉस थीटा छोटा हो जाता है. कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और जब कॉस थीटा छोटा होगा तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो जो पूरी वैल्यू है F बढ़ेगा. तो क्लियर बात है F बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ओके. तो एक तो बात ये क्लियर हुई. अब फिर पूछा है फोर्स की वैल्यू भी बताओ जब मैन डेप्थ h पर है. तो अगर हम ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो इनिशियल ट्राइंगल को तो उस समय देखिए ट्राइंगल कुछ ऐसा था ट्राइंगल. यस थोड़ा सही कर लेते हैं इसको.
ये डिस्टेंस थी d/2, चलिए मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइट h थी, तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और ये एंगल था थीटा, तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं w/2, और कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो इसमें h है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी h² प्लस d/2 का होल स्क्वायर, दैट इज d²/4। ओके, तो ये है फोर्स, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से मैन या दो फ्रेंड मैन के उसको ऊपर पुल कर रहे हैं, ये एफ की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है द एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन। ये डिसेंड कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। The mass of the block A is 0.5 kg. What force is exerted by block A on the block B? देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ समझते हैं तो ये सवाल बड़ा ही आसान होगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि अरे ब्लॉक बी का तो फोर्स ही नहीं, ब्लॉक बी का तो मास ही नहीं गिवन है। लेकिन देखिए, अगर हम ब्लॉक ए का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ए का मास दिया है 0.5 kg, तो ए का अपना जो वेट होगा वो होगा 0.5 kg टाइम्स जी, तो जो हो जाएगा 5 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू को हमने 10 ले लिया। याद है ना, वेट बराबर एम जी होता है। अब ये जो ए ब्लॉक है वो बी पे रखा हुआ है, तो ए ब्लॉक बी पे रखा है तो बी ए पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा एन ऊपर की तरफ, ठीक है, और पूरा एलिवेटर जब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो उसके अंदर रखी हुई सारी चीज़ें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होंगी। अब देखिए, मैं सब मिल गया, ए पर सारे फोर्स मिल गए, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, तो हम इसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखें तो हम लिख सकते हैं, देखिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड ही पॉजिटिव मान लें, तो डाउनवर्ड फोर्स 5 माइनस n इक्वल्स टू मास विच इज 0.5 एंड एक्सेलरेशन इज 2। देखिए, यहाँ से 5 माइनस n की वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब n की वैल्यू 4 है क्लियरली, तो नॉर्मल फोर्स है 4 न्यूटन। अब देखिए, ये जो नॉर्मल है वो ब्लॉक बी ने ए पे लगाया है, तो अगर ब्लॉक बी ने ए पर अपवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो भाई ब्लॉक ए भी इन रिटर्न न्यूटन्स थर्ड लॉ से ब्लॉक ए भी बी पर इतना ही फोर्स लगाएगा इन रिटर्न। तो यही आंसर है कि ब्लॉक ए भी ब्लॉक बी पर नीचे की तरफ एन फोर्स लगाएगा, ठीक है, और एन की वैल्यू क्या होगी 4 न्यूटन। ओके, सो दैट वाज द सिंपल यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। ठीक है, हमने देखा बहुत सारे डायग्राम में पेंडुलम है और ये सीलिंग से जुड़ा हुआ है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन निकालेंगे हम लोग। अब देखिए, हम किसी एक से शुरू ही कर लेते हैं। देखिए, जो पेंडुलम है उसका जो मास है वो 50 ग्राम है, और 50 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना तो मास आ जाएगा 0.05 kg। ओके, और इसका वेट आ जाएगा mg, तो mg आ जाएगा 0.5 न्यूटन, क्योंकि g को 10 मान के चल रहा है। ओके, अच्छा ठीक है, तो अगर मैं पहले सिचुएशन में ब्लॉक का FBD बनाऊं तो देखिए, ब्लॉक पर एक वेट लगेगा नीचे की तरफ 0.5 न्यूटन और ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स T। लेकिन इस सिचुएशन में जो एलिवेटर है वो ऊपर भाग रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एलिवेटर का ऊपर का एक्सेलरेशन है तो भाई ये जो बॉल है बॉब वो भी ऊपर की तरफ भाग रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, तो मैं कह सकता हूँ इसका न्यूटन्स लॉ लिखा जाए। तो इस सिचुएशन में जो न्यूटन्स लॉ बनेगा वो बनेगा, देखिए अपवर्ड जा रहा है तो हम अपवर्ड पॉजिटिव मानते हैं, तो T माइनस 0.5 इक्वल्स टू मास 0.05 टाइम्स ए, और ए कितना है तो ए है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। तो दैट इज द एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट केस। ठीक है, उसका वैल्यू देख लेते हैं। 0.5 प्लस 0.05
इंटू 1.2, तो ये आ जाता है 0.56। ओके, 0.56 इज द आंसर। तो टेंशन की वैल्यू आ रही है 0.56 न्यूटन। अब देखिए बी में देखते हैं। तो अगर देखिए बी क्वेश्चन में है कि इट गोज अप विद डिसेलरेशन। अब अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है लेकिन इसका डिसेलरेशन है, तो हमें एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ मानना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ मानना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर और डिसेलरेट कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है। अब ऐसे केस में हम अगर टेंशन निकालेंगे बी केस में, तो देखिए एक्सेलरेशन नीचे है तो हम नीचे पॉजिटिव मानेंगे। अभी क्या है, वेट नीचे आएगा और टेंशन अब ऊपर की तरफ ही आएगा। तो अब इक्वेशन लिखेंगे W माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पे जब आप टी को सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाती है वेट माइनस एम ए, प्लस नहीं माइनस एम ए। ओके, अब ये माइनस एम ए आ जाती है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ओके, और माइनस एम ए यानी कि 0.05 इंटू 1.2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जैसे पहले बढ़ के आया था इधर घट के आएगा 0.44 न्यूटन। ठीक है, सी पे आते हैं। सी में लिखा है इट गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो क्लियरली इसका एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कहेंगे भाई वेट माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज जीरो, दैट इज टी इक्वल्स टू वेट। और भाई टी बराबर वेट ही होगा, तो टी कितना हो जाएगा 0.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, इट गोज डाउन विद एक्सेलरेशन। अब देखिए जो ऑप्शन डी है, ठीक है, इसको ऑप्शन डी बात है, ये नीचे भी जा रहा है और एक्सेलरेशन भी है, तो वेलोसिटी भी नीचे है और वेलोसिटी भी नीचे ही बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे ही है। तो ऐसे में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल ऑप्शन या पार्ट बी की तरह जाती है। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में भी एक्सेलरेशन नीचे था, हालांकि वेलोसिटी इस पार्ट में उल्टी है लेकिन एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो न्यूटन्स लॉ सेम बनेगा। तो ये आंसर आएगा सेम एज पार्ट। भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन से न्यूटन्स लॉ को कोई मतलब नहीं है, न्यूटन्स लॉ को मतलब है फोर्सेस से और एक्सेलरेशन से, तो ये हो जाएगा सेम एज पार्ट बी। ओके, अब आते हैं हम ई पार्ट पे। तो गोज डाउन विद डिसेलरेशन। तो अगर ये नीचे जा रहा है, जा तो नीचे रहा है लेकिन डिसेलरेशन है, मतलब नीचे जाता है तो उसकी स्पीड घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। और अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो यह पार्ट ए जैसा बन जाता है और ए जैसा ही आंसर आएगा। तो ई पार्ट का आंसर है सेम एज पार्ट ए। सो दैट वाज द क्वेश्चन। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।